Hello student, welcome to my YouTube channel Math Tutoring Adda. Today I am gonna give you the solution with explanation of class 10th board exam paper 2025 CBSE. ठीक है, तो आज मैं आपको किसी एक सेट का सारे सेक्शंस सॉल्व करके बताने वाला हूं क्योंकि मेरे पास अभी एक ही सेट आया है। ठीक है, और हाँ, इस सॉल्यूशन देने का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे गलत कराए हैं वो निराश हो जाएं और वो अगले पेपर में उसका इम्पैक्ट दिखे। तो ऐसा नहीं होना है, बल्कि हमें अपनी एग्जैक्ट एनालिसिस करनी है इस सॉल्यूशन के थ्रू, ताकि हम अपने नेक्स्ट पेपर में कितना एफर्ट हमें देना है वो हमें पता चल सके। ठीक है, दूसरे वो बच्चे जो ऑलरेडी सही करके आए हैं और वो देखना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि हाँ मेरा तो सारे क्वेश्चन सही हो गए हैं, अब मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना हो, आपकी परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग डबल मेहनत करें अपने अगले पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके 5 सेक्शन थे, सेक्शन ए बी सी डी ई, जिसमें मैं सेक्शन ए और बी अभी करने वाला हूँ, आधे घंटे के अंदर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और बाकी के सेक्शन अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो कि 1-1.5 घंटे के बाद आ जाएगी वो वीडियो। ठीक है, आज में पूरा आपका सेट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब जो बच्चे चाहते हैं बस हमें आंसर कीज़ ही मिल जाएँ, तो वो स्किप कर करके देख सकते हैं, और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें तो देखना है कि हमारा सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ठीक है, तो वो वीडियो फुल देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ओके, तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 देन θ/2 इक्वल्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन उन्होंने दिया है आपको tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3 कहाँ पर आता है, tan 60 डिग्री पर। ठीक है, अब दोनों को जब कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ से 3 थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको बेटा, 60 डिग्री मिल जाएगी। तो यहाँ से थीटा कितना हो गया, 20 डिग्री। अब जोश जोश में बस 20 डिग्री ना लगा के आए हो आप लोग इसके अंदर। ठीक है, अब इसका आंसर यहाँ पर 20 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या है क्वेश्चन में, θ/2 पूछा है ना। तो θ/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक समझ में आती होगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बच्चे गलत करके आए हैं, ये वाला थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एलसीएम दिया हुआ है 468 का जो कि x है, एलसीएम दिया है 357 का जो कि y है, और p एक ऐसा नंबर दिया है जो कि एलसीएम है x और y का। तो इस केस में पूछा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो सबसे पहले देख लो x क्या है, 468 का एलसीएम है। ठीक है, तो जब 468 का आप एलसीएम निकालोगे वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये आ गया 24। 2 2 जो 4 2 जो 8 3 जो 24। ठीक है, और जब आप y का एलसीएम निकालोगे वो आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आएगा समथिंग 105। ठीक है, अब पूछा क्या है कि p एलसीएम है x और y का, x और y का p एलसीएम है। तो पहले तो x और y का एलसीएम निकाल लो, क्या आना चाहिए x और y का एलसीएम, x और y का एलसीएम क्या होगा। देखो x और y का एलसीएम निकालने के लिए ये जो 3 वाला ये बस ये कॉमन है, इसको एक बार काउंट करेंगे, बाकी के ऐसी के ऐसी लिख देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इतनी बात समझ में आती होगी। अब देख लो 2 इंटू 2 4 2 जा 8 3 जा 24। अभी 24 हमें डायरेक्ट मिल गया है, इसका मतलब p इज इक्वल टू 24 इंटू 5 इंटू 7 इज़ वॉट 35। और अभी अभी हमने निकाला है कि 24 की वैल्यू क्या है, x है, तो इसका मतलब p क्या हो जाएगा, x इंटू 35। ठीक है, या इसको कह सकते हो 35x। तो ये कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन ए में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक अब आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 3k एंड 36x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखो दो लीनियर इक्वेशन दी हैं 2 वेरिएबल्स में और दो बोला है कि इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो कभी भी अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको, हमारे पास कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि अगर आपको, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 6x प्लस वाई माइनस 3k इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूँ, 36x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। ये है इफ लीनियर इक्वेशन, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। अब क्या करना है आपको, a1 अपॉन a2 क्या है 6/36, b1 अपॉन b2 1/6, c1 अपॉन c2 इज माइनस 3k अपॉन माइनस 3, ठीक है, माइनस 3k अपॉन माइनस 3। बस इसको अब आप लोग फर्दर एक बार सॉल्व कर लो, सिर्फ इतने पार्ट को भी ले लोगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 3 को 3 से कैंसिल कर देना, हो जाएगा k/1। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। आई थिंक ये तो सब सही करके आए होंगे, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखो जिसमें आपको वैल्यू पूछी है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा बीटा अगर रूट्स होते हैं तो हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है प्लस अल्फा बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। यही हुआ ना इसका मतलब, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा ये हमें निकालना है। और अल्फा बीटा क्या दिए हुए हैं, जीरोस दिए हैं पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो सम ऑफ रूट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस b बाई ए। अब b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और b की वैल्यू यहाँ कितनी दी है माइनस a दी है, और a कितना है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू a गिवन हो गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, माइनस b है इस इक्वेशन में, अपॉन a, a कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस b। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, इसका राइट आंसर है a माइनस बी, ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है, आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, है ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन एक्स गिवन है 0 के, वो पूछा है कि x की वैल्यू निकाल के बताइए। तो कुछ नहीं है, यहाँ से 12x को एलसीएम ले लेना है आपको, ये बन जाएगा x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और 12x कांट बी इक्वल टू 0, 12x कांट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज x विल बिकम 0, और ये अनडिफाइंड बन जाएगी इक्वेशन। अगर x यहाँ 0 बन गया तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए 12x 0 के इक्वल नहीं होगा और x² माइनस 36 0 के इक्वल होगा, और यहाँ से x² 36 के इक्वल होगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6 आ जाएगी। ऑप्शन में है हाँ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए जरा, ये भी बच्चे बहुत गलत करके आए। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1 intersects x axis and y axis respectively at p and q. The coordinates of the midpoint of line segment pq are. अब देखो, सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है
और ये जो लाइन की इक्वेशन है, सपोज ये लाइन ऐसे जा रही है, क्वेश्चन में बोला है कि ये P पॉइंट पे कट कर रही है और Q पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस PQ के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको इसके बताने हैं। कैसे निकालोगे? बोला है कि द लाइन रिप्रेजेंटेड, अब देखो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन गिवन है तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? P पॉइंट क्या है? Y एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब x 0 इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे, ये x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू 6 मिल जाएगी जब x 0 रखोगे। सिमिलरली q वाले पॉइंट पर, ये जो q पॉइंट है यहाँ पे y 0 हो जाएगा, तो जब यहाँ y 0 रखोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4,0 और इस वाले पॉइंट्स के क्या हो जाएंगे? 0,6। ठीक है, अब पूछा क्या है? इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। सपोज इसका मिड पॉइंट x है, तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आती है तो फिर तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया, इसको सॉल्व करो। 4/2 2 और 6/2 3, 2,3। अब बच्चे इसको 3,2 भी लगाई आए हैं। ठीक है, इस बच्चे ने भी लगा रखा है, देखिए जिसका ये पेपर मैंने लिया है 3,2 लगाया। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करा करो, एकदम इतनी हपड़ धपड़ मचाते हो, क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व करते हो, कॉन्सेप्ट एकदम सही लगाते हो, बस जल्दबाजी में गलत कराते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन दिए इसलिए जाते हैं कि आप हपड़ धपड़ करो और बस गलत कर जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Two of the vertices of triangle PQR are -1,5, 5,2. The coordinates of a point P which divides the PQ in the ratio 2:1। सिंपल है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। ठीक है, ये लाइन आपको दी हुई है, सपोज ये P है, ये Q है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1,5 और Q के भी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 5,2। अब कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। सपोज ये कोऑर्डिनेट x है, तो बस, और इस x के कोऑर्डिनेट्स क्या ले रहे हैं हम? स्मॉल x इंटू कोमा वाई, ये हम इसके कोऑर्डिनेट्स मान के चल रहे हैं। तो बस x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो m यहाँ पे 2 है, x2 कितना है? 5 प्लस 1 इंटू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये 2 5 या 10 माइनस 1, 9/3, 9/3 इज 3। यहाँ से y निकाल लो, y कितना हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 9/3 इज 3। तो ऑप्शन 3,3 इज द राइट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बेटा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,3, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं फटाफट। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चंस हमें चेंज करने पड़ेंगे, तो फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, यही है, नहीं ये तो आगे के क्वेश्चन हैं काफ़ी। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चन 8 से हमें चाहिए ना? ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इसको अब लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर,
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एज शोन इन द गिवन फिगर, देन मेजर ऑफ एंगल पी ओ ए। एंगल पी ओ ए, अच्छा जी। तो अब देखो थोड़ा सा रफली मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये सर्किल है और ये आपको इस तरह से टेंजेंट्स गिवन है, ठीक है। ये इस पर परपेंडिकुलर रेडियस हो जाएगी, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है पी, और ये पूरा एंगल आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। 80 डिग्री आपको गिवन है। पॉइंट बी हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं आपसे कितना होगा। अब देखो एक बात बताओ, ये एंगल 90 है, ठीक है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। और ये पी ओ ए, ये जो ट्रायंगल है, और ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है पी बी ओ, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। थ्योरम है। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, क्योंकि देखो पी ए कॉमन साइड हो जाती है, ये दोनों एंगल 90 के हो जाते हैं, और ओ बी और ओ ए रेडियस हो जाती है, तो एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जितना एंगल ये होगा ए पी ओ, उतना ही एंगल बी पी ओ होगा। मतलब अगर टोटल 80 है तो ये 40 के हो जाएंगे। अगर ये 40 है, अब ट्रायंगल पी ए ओ में आ जाओ, ट्रायंगल पी ए ओ में आ जाओ। एंगल पी हमें कितना मिल गया, 40 डिग्री, और एंगल ए कितना है, 90 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज है, 180 में से माइनस कर दो, 90 प्लस 40 कितना बन जाएगा, एंगल ए कितना रह जाएगा, 50 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये भी बच्चे ने गलत कर रखा है, वो जल्दबाजी का नतीजा है और कुछ नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है जी। इसको करते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहे हैं, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स। बहुत सिंपल है, इसको क्या करना है आपको, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। सिंपल, कभी भी आपको कॉट और टेन में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो हमेशा उनको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान तरीका वही होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉट थीटा को मैंने लिख दिया कॉस अपॉन साइन, और टेन थीटा को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। अब नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के मिलके क्या बना देगा, 1 बना देगा, ठीक है। तो इसको लिख देना 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ इन टू ट्रायंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर। अब देखो ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है काफ़ी, ठीक है। देखो इफ इन टू ट्रायंगल्स डी ई एफ, तो पहले तो डी ई एफ बना लो, डी ई एफ एंड पी क्यू आर। अगर ये डी है, ये ई है और ये एफ है, बोला है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब जहाँ पर डी है वहीं पर क्यू बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं लिखूंगा इधर क्यू, पी क्यू आर मत मान लेना एकदम से, ठीक है, फिगर के हिसाब से चलना। एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल दिया है, एंगल आर एंगल ई के इक्वल दिया है। अब ई यहाँ पर है तो मुझे आर पॉइंट यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। बचा क्या, पी। अब पी यहाँ ले लो। अगर दो एंगल दो ट्रायंगल के अंदर इक्वल हो गए तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए या नहीं, हाँ जी बिल्कुल हो गए। अभी दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल डी ई एफ is similar to triangle QRP,
ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस साइड्स का रेशियो चेक कर लो। उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है, है ना, फॉल्स है। तो आप देखो डी ई, पहला वाला ऑप्शन डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, है ना। तो वो हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में आ रहा है। ओनली ऑप्शन डी है। देखो डी अगर आप ऑप्शन देखोगे तो क्या है, डी ई अपॉन पी क्यू। अब देखो यहाँ पर डी ई है तो यहाँ पर क्यू आर आना चाहिए था अपॉन में, लेकिन ये बोल रहे हैं पी क्यू। तो ये तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अपोजिट बात हो गई, है ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 20 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल LMN एंड ABC आर शोन इन द गिवन फिगर, द लेंथ ऑफ साइड AC इज। अब LMN ध्यान से देखना फिगर में, एंगल M इक्वल है एंगल B के, और यहाँ पर एंगल N 28 दिया है इस वाले LMN ट्रायंगल के अंदर। तो जो बचा हुआ एंगल L हो जाएगा वो 22 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एंगल L और एंगल A आपस में इक्वल हो जाएंगे और एंगल M इक्वल टू एंगल B आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर दिए हुए हैं। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल होंगी मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि LM अपॉन AB, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, कौन सी साइड निकालनी है, मैं AC निकालनी है, मतलब LN अपॉन AC के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, LN अपॉन LM इंटू AB। अब LN कितनी है 72, LM कितनी है 45 और AB कितनी है 5। इसको सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5 9 जा 9 1 जा 9 8 जा 72। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। AC की वैल्यू यहाँ से 8 सेंटीमीटर आ गई। कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन सी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट 12 13 14। यही है 12 13, नहीं ये नहीं है। तो ये आपका इमेज है 12 13 14। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, 12 13 14। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125। अब देखो पहले वॉल्यूम क्यूब का अगर V1 मान लें और V2 मान लें दूसरे क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, उसकी एज का क्यूब, है ना। अगर A1 इसकी एज है तो इसका क्यूब होता है ये। अगर इसकी एज A2 मान लें तो इसका क्यूब। अब V1 अपॉन V2 कितना दिया रखा है 1/125 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल क्यूब। अब बोथ साइड अगर मैं क्यूबिक रूट ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये क्यूबिक रूट ले रहा हूँ मैं। 8/125 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। ठीक है जी, तो यहाँ से A1 अपॉन A2 का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से A1 अपॉन A2 का रेशियो आ जाएगा आपका। अब देखो 8 किसका क्यूब है 2 का, 125 किसका क्यूब है 5 का, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ गई 2/5। लेकिन निकालना क्या है क्वेश्चन में, सरफेस एरिया का रेशियो। तो S1 अपॉन S2 आपको निकालना है। S1 सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है 6A1 स्क्वायर, दूसरे का भी क्या हो जाएगा 6A2 स्क्वायर, 6A2 स्क्वायर। अब 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया और A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या दी है 2/5। इसका भी स्क्वायर लेना है तो 4/25। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी बच्चे ने गलत करा है, डी लगा कर आए हैं इसका, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, if the area of a sector of circle of radius 36 centimeter is 54 pi centimeter square, then the length of the corresponding arc of the sector। ठीक है जी, अब ये कोई सर्किल दिया है, बोला है कि इसका ये जो सेक्टर का एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। ये जो एरिया है, ये सेंटर O है और ये रेडियस इसकी 36 गिवन है, और इस पूरे सेक्टर का एरिया आपको गिवन है कितना, 54 पाई। तो बताओ कि ये आर्क लेंथ क्या होगी। आर्क लेंथ समझ गए, ये वाली, सिर्फ इतना ब्लैक पोर्शन, ये वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो क्या गिवन है हमको, इसका एरिया गिवन है सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हम लोग आराम से जानते हैं, क्या होता है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या होता है, थीटा ये वाला एंगल होता है जो ये आर्क सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब एरिया आपको ये ऑलरेडी गिवन है कितना, 54 इंटू पाई। तो 54 इंटू पाई इज इक्वल टू वॉट, थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर की लेंथ चाहिए ना, तो हमको थीटा पता होना चाहिए। अब थीटा हमें दिया नहीं है, इसलिए हम ये पहले एरिया के फॉर्मूले से थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा बाय 360 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो क्या होता है, इस आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जो इसकी आर्क लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ हो जाएगी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा बाई 360 हमने इस इक्वेशन से अभी भी निकाला है, कितना है, 54 अपॉन आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, 36 इंटू 36 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 36। ठीक है जी, अब देखो ज़रा, ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 1 जा 2 18 जा, तो क्या बचेगा, 54 इंटू पाई, पाई को लिख दो 22, नहीं पाई को मत लिखो क्योंकि पाई में ही आंसर हमें देना है। तो हो जाएगा 54 अपॉन 18 इंटू पाई। तो कितने टाइम्स जा रहा है ये, 18 3 जा 54 होता है, तो ये हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई सेंटीमीटर इसका आर्क लेंथ हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में गिवन है 3 पाई, ये आपका गिवन है डी, तो ऑप्शन डी इसका बेटा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है, अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 36 इज। अब देखो, अगर आपने एक पासा फेंका, क्वेश्चन नंबर 14 से आपको बता रहा हूँ, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो फैक्टर ना हो 36 का। तो 1 से लेके 6 तक के नंबर आ सकते हैं हमारे पास अगर हम पासा फेंकते हैं तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36। सो ओनली नंबर रिमेनिंग इज़ 5। सो 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 36। तो अब कुछ बच्चे होशियारी में बस 5 अपॉन 36 कराए हैं, सॉरी 5 अपॉन 6 कराए हैं। 5 अपॉन 6 आंसर नहीं है, 5 इज़ जस्ट द नंबर, तो इसका आंसर है 1 अपॉन 6। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया हुआ है। 15 में बोला है इफ़ द मीन ऑफ 2 9x + 6 2x + 3 5 10 5 is 7 देन द वैल्यू ऑफ x। कुछ भी नहीं करना है, सारे नंबर को जोड़ दो, 7 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका बन जाएगा 3x + 40 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ जाएगी 9 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 15 का।
अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ज़रा 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, यहीं पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। बोला है ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू। तो अगर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0,2, बी के कोऑर्डिनेट ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 4,0 और डी के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, लेकिन पूछा है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, इस डायगोनल की लेंथ बतानी है, इसके स्क्वायर की लेंथ बतानी है। तो रेक्टेंगल में पता है, हम जानते हैं ये 90 डिग्री एंगल होता है, और ये वाली लेंथ अगर आप, ये ओरिजन है, अगर ये 0,0 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2 हो जाएगी। ये ओरिजन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 4 हो जाएगी। अब ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन में यही तो पूछा है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो बहुत आसान है, सिंपल। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, x1,2 इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है -3√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, अब देखो बी स्क्वायर क्या है, -3√2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 18, माइनस 4ac, 4ac निकालोगे तो वो आएगा 16 अपॉन 2 इंटू ए, वो आएगा 2, तो हो जाएगा 3√2 प्लस माइनस √2। ठीक है जी, अपॉन 2। तो एक बार जब पॉजिटिव साइन लोगे, एक बार नेगेटिव साइन लोगे, ठीक है, तभी दो रूट्स की वैल्यू मिलेंगी। तो जब पॉजिटिव लोगे ये बनेगा 3√2 प्लस √2 यानी कि 4√2 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2। एक बार नेगेटिव साइन लोगे, 3√2 माइनस √2 अपॉन 2 यानी 2√2 अपॉन 2 इज √2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2√2 √2। ये ऑप्शन, देखो ये बच्चे ने ये भी गलत करा हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हैं एक एक नंबर वाले, जल्दी से उन्हें भी सॉल्व करते हैं, फिर सेक्शन बी आपको बता दूंगा। ये आपका असर्शन रीजनिंग यही है शायद ना, 18, 19, 20, हाँ यही है। ठीक है, 18, 19, 20। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल 16, डी सी इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब देखो इसमें एक्स की वैल्यू बोल रहा है, तो सबसे पहले ना इस ट्रायंगल में देखना, ये भी बच्चे बहुत गलत करके आए हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी दोनों में कॉमन है। तो मतलब बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब जब हम सिमिलर लिखते हैं तो बहुत संभाल के लिखते हैं कि साइड उसके करस्पॉन्डिंग आनी चाहिए। तो अगर एंगल ए और सी आपस में बराबर आए हैं तो मैं इसे लिखूंगा ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर होगा ट्रायंगल, अब देखो ए डी के बराबर है तो बीच में डी आएगा, सी तो सी कॉमन है ही, तो बचा कौन सा, ए बचा, ए बचा, बी ए सी एंड ए डी सी। ठीक है, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनकी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। मतलब बी सी
अब बी और सी ले रहा हूँ तो यहाँ से ए और सी लूँगा, ठीक है, ये बी ये सी ले रहा हूँ तो यहाँ से ए और ये सी लूँगा, करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए साइड्स, इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन, अगर यहाँ ए सी ले रहा हूँ तो यहाँ डी सी लूँगा, डी सी के, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जिसने ऐसे लिया है बेटा उसका तो आ गया होगा आंसर, जिसने ऐसे नहीं लिया आंसर उसका भी आ गया होगा, लेकिन सही आया होगा कि नहीं ये नहीं कह सकते। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। बी सी कितना दिया हुआ है 16, डी सी कितना दिया हुआ है 4, 16 इंटू 4 इज 64। ये किसकी वैल्यू है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ज़रा आ जाइए इस पर, ठीक है, इधर आ जाइए, रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, लैडर लीडिंग अगेंस्ट द वॉल एट एन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है, ये दीवार हो गई, ये फ्लोर है और ये आपकी लैडर है। क्या कह रहे हो, नहीं लग रही लैडर, लो लैडर बना देते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये दीवार से टिकी हुई है, ऐसे मत रखना लैडर गिर जाओगे, बहुत ज़्यादा एंगल मैंने नीचे कर दिया है इसका। द लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल स्टैंड्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। अब ये वॉल से यहाँ पर 6 मीटर की दूरी पर है। इफ़ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेज इज 8 मीटर। अच्छा जी, ये वाली जो डिस्टेंस दी हुई है ये 8 मीटर है। देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज, तो ये वाली लेंथ आपको बतानी है। तो सिंपल है, अगर ये 90 डिग्री है और ये 6 है और ये 8 है तो पाइथागोरस लगा देना, 8 8 is 64, 6 6 is 36, 64 प्लस 36 इज 100, उसका स्क्वायर रूट लोगे 10 आ जाएगा, तो लेडर की लेंथ कितनी आ जाएगी 10 मीटर। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है जी, असर्शन तो सही हो गया। द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 बनाएगा। अगर इसको थीटा लूँ और इसमें tan थीटा लगाऊँ तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर 8 अपॉन बेस होता है 6, तो ये तो 4/3 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3 आ रही है, इन्होंने बोला 60 डिग्री है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो रीज़न इज, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वेरी गुड, ये तो थ्योरम ही है आपकी, बिल्कुल असर्शन एकदम ट्रू है। अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, बिल्कुल सही बात है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। टेंजेंट में एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, साइड्स को ऐड कर देते हैं, इक्वल टेंजेंट्स को ऐड कर देते हैं, तो कुछ करके आपका प्रूफ बन जाता है, वो है ना, रोम्बस हम दिखा देते हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी हुआ, ये रीज़न थोड़ी हुआ असर्शन का। तो assertion is true, reason is also true, but reason is not the correct explanation for this assertion A. So option B इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों को हिम्मत मिल गई होगी कि चलो भाई मेरे 20 15 18 19 जितने भी नंबर हैं वो मेरे कंफर्म हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ बेटा। सेक्शन बी, पेपर तो आपका सही आया है, मॉडरेट आया है एकदम, कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं, तो इधर आ जाइए, ठीक है। अगली वीडियो में बेटा सेक्शन सी डी ई तीनों में बना दूंगा, ठीक है, आधे 1 घंटे के अंदर, तो आप लोग आज के आज ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट
सेक्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, के की वैल्यू निकालनी है और आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है। 4k इज इक्वल टू बोला है tan स्क्वायर 60। अब देखो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, उसका स्क्वायर लेना है, तो √3 का यहाँ से स्क्वायर ले लेंगे -2। अगला लिखा है कॉसेक स्क्वायर 30। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 क्या होता है 1/2। कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर लेना है, तो लिख दो 2 का स्क्वायर -2 tan स्क्वायर 30। अब देखो tan 30 होता है 1/√3, उसका स्क्वायर लेना तो बन जाएगा 1/3। ठीक है, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से 4k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 का स्क्वायर इस 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा -2/3। तो 4k इज इक्वल टू यहाँ से 3 एलसीएम ले लेना, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 -2। ठीक है जी, यही बनेगा, कुछ गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, यही बन रहा है। अब निकाल लो, 24 और 2 26, 26 में से 9 गया, 17 बचा माइनस का, तो -17/3। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -17/12। ठीक है जी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर पक्के। अब नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/2। ठीक है जी, मान लो कि करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने का इवेंट c है, c इज़ द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर, और c' इज़ द इवेंट फॉर सेलेक्टिंग नॉट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 22। ठीक है, ये 22 क्वेश्चन है, ये करेक्ट का है, और ये इवेंट कौन सा हो जाएगा, नॉट करेक्ट का हो जाएगा, नॉट करेक्ट। बोला गया है क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी गैसिंग द करेक्ट आंसर गैस करने की प्रोबेबिलिटी यानी P ऑफ C आपको दिया है x/12, और बोला है नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर इज 5/6। नॉट गैसिंग मतलब कि सही आंसर ना लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6 है। ठीक है जी, तो हम जानते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है फॉर सेलेक्टिंग द इवेंट और फॉर नॉट सेलेक्टिंग द इवेंट शुड बी इक्वल टू 1 के बराबर होनी चाहिए। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है इसके अंदर। ये हो जाएगा P ऑफ C प्लस P ऑफ C' इज इक्वल टू 1। अब P ऑफ C यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस P ऑफ C', तो 1 माइनस P ऑफ C' इज व्हाट 5/6, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/6। ठीक है, गलती कर दी क्या कुछ, हाँ ये बार नहीं आएगा इधर। ठीक है, तो P ऑफ C की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस P ऑफ C', तो P ऑफ C की वैल्यू 1/6 है, और क्वेश्चन में कितनी दी है, x/12। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करोगे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 x की वैल्यू 2 आ रही है। नेक्स्ट है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 23, SCF LCM का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 644 462। देखो यार, इसमें बस आपको LCM निकालना है। ठीक है, वो आप निकाल लोगे 644 462 का। नेक्स्ट, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर SCF इज 11, फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर्स। देखो 2 नंबर हैं, मान लो 4x और 5x ले लेता हूँ क्योंकि ये रेशियो में दिए हुए हैं। इनका SCF गिवन है कितना, 11, और बोला है फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर। तो देखो इनका जो LCM होगा पहले तो वो देखो होगा क्या, LCM हो जाएगा 4 × 5 × x। ठीक है, कॉमन मल्टीपल ही तो लेना है हमें, तो वो हो जाएगा 4 × 5 × x। अब हम एक रूल जानते हैं कि अगर दो नंबर हमको गिवन हो और उनका LCM और SCF गिवन हो या ना भी हो, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि LCM × SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, यानी 4x × 5x।
तो एलसीएम अभी अभी हमने निकाला कितना है 4 इंटू 5 इंटू एक्स और एस सी एफ गिवन है 11, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक एक्स से एक एक्स उड़ा दो, क्या बच जाएगा 4 5 जा 20, 20 से 20 यहाँ से हटा दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या है एलसीएम बताना है, एलसीएम कितना है 4 इंटू 5 इंटू एक्स, एक्स कितना है 11, 20 इंटू 11 इज़ 220, तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा। आई होप ये सब क्वेश्चन तो बच्चों ने कर दिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, अब देखो क्या है 24 में, फटाफट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स अगर होंगे तो हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वही सम ऑफ रूट्स निकाल के अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा -1/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c/a यानी कि 1/4। अब दोनों रूट्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं, है ना, बोला है ना रियल एंड इक्वल रूट्स, सो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/4, सॉरी ये k/4 होगी ना, ये हो जाएगी k/4, b/a होता है ना, तो -k/4, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा -k/8। बस इस अल्फ़ा को लो और इस सेकंड इक्वेशन में लगा दो, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू व्हाट अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, इज इक्वल टू 1/4 और अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी -k/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। कुछ बच्चों ने हो सकता है इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से भी कराओ, वो भी ठीक है, उससे भी कर सकते हो आप, उससे भी आंसर ठीक ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका k²/64 इज इक्वल टू 1/4 और 4 1 जा 4 16 जा, तो यहाँ से आप k² की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, k² इज इक्वल टू 16 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4, तो ये इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है k की। तो अगर k की ये वैल्यूज़ होती हैं तो इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। नेक्स्ट ये है आपका, चलो इसी का और वाला पार्ट कर लेते हैं फटाफट। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर क्यूब बीटा की पावर 4। तो देखो हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 और वाला पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, बी वाला पार्ट में कर रहा हूँ। तो वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की पावर 4 की बीटा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4 अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले लूँ इस पूरे से, तो अंदर क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको बाहर को लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये करने का पर्पस क्या था, मुझे बेसिकली इस को कन्वर्ट करना था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स की टर्म्स में, ठीक है, ताकि मैं वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकूँ पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या गिवन है y² - 5 ये आपको गिवन है y² - 5y + 3। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/a यानी कि 5 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c/a यानी कि 3। बस ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, यही होगी ना -b/a c/a, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 3, तो 3 का क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 5, निकाल लो कितना आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 और 27 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 135, ठीक है। तो 135 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट, ये क्या है, अच्छा ये तो थ्योरम है ना, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। देखो यार ये तो आप लोग कर ही लोगे ना, क्वेश्चन नंबर 25, ये सर्किल है, ये दो टेंजेंट्स दी हुई हैं इस सर्किल पे, ठीक है, बोल रहे हैं कि ये टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी अगर ये सेंटर है और ये पूरा सर्किल डायमीटर है, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों 90 डिग्री। ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर किन्हीं दो लाइंस के बीच में इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो वो जो दो लाइंस होंगी वो भी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है जी, बस यही आपकी थ्योरम है, ये आपको करके बताना है 2 नंबर में। तो आई थिंक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही हों, और जिनके नहीं भी सही हैं हिम्मत मत हारना। ठीक है, अगले पेपर पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए इसका। ठीक है, ये बस एक एनालिसिस है ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग सके कि कितना मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, ताकि आप अगले पेपर में और ज़्यादा मेहनत कर सको। ठीक है, तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। अभी सेक्शन सी डी ई बाकी है, अगले 1 घंटे में मैं इसकी वीडियो भी डालने वाला हूँ। तब तक आप लोग ये वाले अपने आंसर्स की मैच कर सकते हो। और हाँ, किसी बच्चे को लगता है सर मेरे सेट में ये वाले क्वेश्चंस नहीं थे, डिफरेंट क्वेश्चन थे, तो वो पर्टिकुलरली मुझे वो सेट भेज सकता है कमेंट में, या फिर क्वेश्चन भेज सकता है पर्टिकुलरली, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। येस, आई विल मेक इट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।